जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अभी भर्ती आने में मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे कुछ साथी पूछ रहे थे ना कि इंडियन आर्मी की नई भर्ती कब आएगी, तो अभी देखो इस बार जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई गई है ना, जैसे 2 बैच में भर्ती कराई जा रही है। पहले बैच का तो दौड़ और सब कुछ हो गया है, मेडिकल भी हो गया है, उन लोगों का रिजल्ट निकलना बाकी है और बहुत जल्द उन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही उन लोगों का रिजल्ट आएगा ना, वैसे दूसरे बैच का दौड़ चालू हो जाएगा। वैसे दूसरे बैच का दौड़ चालू भी हो गया है। दूसरे बैच में हम लोगों को भी दौड़ाया जाएगा। हमारा दौड़ जनवरी में होने वाला है और जैसे ही हमारा दौड़ होगा ना, उसके बाद से मतलब 1-2 यारों का भर्ती कराया जाएगा, फिर दूसरे बैच का भर्ती भी समाप्त हो जाएगा। फिर उससे पहले ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल देंगे सब। और जैसे ही दूसरे बैच का दौड़ समाप्त होगा ना, वैसे नई भर्ती का जैसे पेपर चालू हो जाएगा। तो जितने लोग भी पूछ रहे थे कि भर्ती कब आने वाली है, तो आप लोग ये ना पूछो, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई करो, भर्ती कभी भी आए आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो। भर्ती आए तो उस तरह से ना जा पाए, ठीक है ना। इस बार आप लोग का इंडियन आर्मी का पेपर निकलना चाहिए। कल मैथ का क्लास नहीं हो पाया था, तो नेट प्रॉब्लम की वजह से टाइम से वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। आज टाइम से वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कल का पूरा सर जैसे पढ़ा चुके हैं, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन आज शाम को 7 बजे वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और जितने भी भाई नए जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीलेश ब्लॉग के नाम से। टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताऊंगा ना, वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अभी नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा। और पूरे भारत के लिए कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, चाहे इंडियन आर्मी की रहेगी, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स की रहेगी, तो उसका पूरा नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करता हूं। तो आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। और आप लोग मैथ एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, 0 लेवल से पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एक प्ले लिस्ट बनाया हूं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाना और मैथ वाले में क्लिक करना, वहां से आप लोग को चैप्टर वाइज सारा का सारा मैथ मिल जाएगा। और ये जीके जीएस जितना पढ़ाया हूं ना, ये भी प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग पूरा क्लास कर सकते हो। प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। फरवरी 2023 में चौथी द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ड्यू स्ट्रिक का आयोजन में भारतीय सेना ने उत्तराखंड में किस देश का सहयोग किया। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, सेम प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो मतलब जो प्रश्न इस बार पूछा गया था, अगले बार भी घुमा फिरा कर पूछेंगे सब, इसलिए इसको अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तजाकिस्तान, अफगान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लेना, क्योंकि इस हफ्ते में जितना भी जीके जीएस बताऊंगा ना, फिर संडे के दिन आप लोग का टेस्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ। पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, मध्य पाषाण काल में, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर पूरा पाषाण युग हो जाएगा। पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है ना, इसलिए अपने कॉपी में लिखते जाना। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922, 1970, 1921, 1930 है। इसका राइट आंसर 1921 हो जाएगा। 1921 इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था, ये भी पूछ सकता है, तो दयाराम साहनी जी मतलब किए थे। उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ऐसा ही कुछ इस बार पूछा गया था, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न बनाया गया है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। गेहूं, बाजरा, कपास और जौ। इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा। कपास इज राइट आंसर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी
सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा और राजस्थान। इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। आज आप लोग को थोड़ा हार्ड प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, तो आज आप लोग बताना कि 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही हो रहा होगा ना, तो मेरे भाई इस बार आपका इंडियन आर्मी का पेपर निकल जाएगा। मैं रियल बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मतलब थोड़ा हार्ड प्रश्न लिया गया है और एकदम ओरिजिनल प्रश्न लिया गया है, इसलिए देखते हैं आज कितना सही होता है। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? बेंगलोर, लखनऊ, पंजाब और मुंबई को। इसका राइट आंसर मुंबई को हो जाएगा। मुंबई को इज राइट आंसर। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। इससे पहले क्या प्रश्न था? इससे पहले प्रश्न था कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में ही स्थित है। और यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, थाईलैंड को, ब्राजील को और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। झुका झंडा किसका प्रतीक है? झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? खुशी का, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा। ये एनसीसी में भी पढ़ाया जाता है। झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ठीक है ना। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। आज तो आप लोग को हार्ड हार्ड प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्न आप लोग को पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। आप लोग एक बात नोटिस करना, मैं जितना भी जीके जीएस आप लोग को बताता हूँ, हर रोज नया नया प्रश्न लेकर आता हूँ, और ये पूरा जब लिखे रहोगे ना, तो आने वाले समय में बस इसी का रिवीजन होगा। कोई प्रश्न को पैदा नहीं करता है, ठीक है ना। सब प्रश्न पहले से बनाया गया है, वही सारा प्रश्न मतलब घुमा फिरा कर पूछा जाता है। इसलिए जो लोग इसका कीमत समझ कर और लिख रहे होंगे ना भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में यही सब रिपीट कराया जाएगा। और जब आप लोग 2-3 बार इसको पढ़े रहोगे ना कि झुका झंडा किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, तो आगे आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए मतलब पूरा का पूरा पीडीएफ बन रहा है, जैसे टेस्ट बन रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए बन रहा है। जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और उधमपुर। वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद इज राइट आंसर। वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर यह नहीं बोला जा रहा है कि वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, अगर हेडक्वार्टर पूछता तो नई दिल्ली हो जाता, वायुसेना, नौसेना और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली हो जाता, लेकिन यहाँ पर वायुसेना एकेडमी पूछ रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? श्री हेमकुंड साहिब, स्वर्ण मंदिर, बंगला साहिब, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्वर्ण मंदिर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर इज राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। याद रखना है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है भारत स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? असम, बिहार, केरल और गोवा। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इज राइट आंसर। देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। केरल की राजधानी कहां पर है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन है, ठीक है ना। देखो, काफी दिनों से मैं आप लोग को राजधानी नहीं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री नहीं बता रहा हूं,
हूं, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि राजधानी से प्रश्न नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री से प्रश्न नहीं बनेगा, राज्यपाल से प्रश्न नहीं बनेगा। आप लोग को ये नहीं सोचना है, ठीक है ना भाई। मेन तो आप लोग का यही है, राज्यपाल बनाओ तो एकदम फिक्स है, एक प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, अगर नहीं पूछा जाएगा ना तो भाई जब पेपर देने के बाद आना और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं पूछा जाएगा तो। मैं 100% बोल रहा हूं, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करके पूरे राज्य के राज्यपालों को याद कर लेना, राजधानी को याद कर लेना और मुख्यमंत्री को याद कर लेना, आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 110% गारंटी के साथ, क्योंकि जब मैं पेपर देने बैठा था मेरे भी पेपर में पूछा गया था। 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में पेपर हुआ ना, हर दिन एक दिन में 3 पेपर का 3 बार मतलब 3 शिफ्ट में पेपर कराया जाता था, और हर शिफ्ट में किसी न किसी राज्य का राजधानी पूछ देता था, किसी न किसी राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में पूछ देता था, किसी न किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछ देता था। तो हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाता था। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, किसी भी कीमत पर पूरे राज्य के राजधानी को आप लोग को याद करना है, पूरे राज्य के राज्यपाल को याद करना है और पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को याद करना है, ठीक है ना। असम का कहां पर है? असम का राजधानी दिसपुर है, ठीक है ना, और हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो बिहार है, बिहार की राजधानी कहाँ पर है? बिहार की राजधानी पटना है और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा का राजधानी कहाँ पर है? गोवा का राजधानी पणजी है और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। तो सभी राज्य के राजधानी के बारे में याद करना है और राज्यपाल के बारे में तो बिल्कुल याद करना है। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, टका, रियाल और डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है, ठीक है ना। अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 1 मई, 8 मई। इसका राइट आंसर 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च इज राइट आंसर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया है कि 1 मई, तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार यहाँ पर रहेगा, इसको आप लोग पुरस्कार कर लेना, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, वीरता का पुरस्कार नहीं पूछा जा रहा है। अगर वीरता का पुरस्कार पूछता तो परमवीर चक्र हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को क्या कहते हैं? बीसीसी, आईसीसी, केसीसी, एलसीसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आईसीसी हो जाएगा, ठीक है ना। आईसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? आईसीसी है, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? मुझे पता है आज तो आप लोगों का हालत खराब हो गया होगा। किसी भाई का 8 प्रश्न सही हुआ होगा, किसी भाई का 7 प्रश्न सही हुआ होगा, और कोई भाई तो 13 प्रश्न 14 प्रश्न बता देगा, तो उसका पता नहीं था 14 प्रश्न सही हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि इस बार थोड़ा हार्ड प्रश्न लिए गए थे। ईमानदारी से बताना कि सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करना, आप लोग के कमेंट से हमें मनोबल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, और मेहनत करने का मन करता है। अभी चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन इज राइट आंसर। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति बोला है, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा होगी। आवश्यक ऊर्जा मतलब होना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसा कुछ प्रश्न है, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है। पुरुष को यहाँ पर रहेगा, को आप लोग लिख देना, ठीक है ना। पुरुष को प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा मतलब कितना मिलना चाहिए, कितना जरूरी होता है? 3000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी और 2400 कैलोरी ऊर्जा। इसका राइट आंसर 2400 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुष को जैसे हम लोग को प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि संतुलित भोजन में मतलब कितना ऊर्जा रहता है, तो 3000 कैलोरी रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज इज राइट आंसर। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर है और टिटनस, रतौंधी और एनीमिया। इसका राइट आंसर क्वाशियोरकर हो जाएगा। क्वाशियोरकर इज राइट आंसर। एक बार इसको आप लोग सर्च मार लेना, ठीक है ना। हमें लग रहा है कि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सारी चीज तो सही है लेकिन यहाँ हमें लग रहा है कि 100 होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार सर्च मार के देख लेना, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है और ये मुझे अभी जैसे पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बोला हूँ सर्च मारने के लिए। और आप लोग सर्च मारोगे तो एक और फायदा हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए इसको याद रखोगे, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक बार सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं, जो विटामिन होता है ना, जैसे विटामिन हम लोगों के शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, विटामिन हमारे शरीर का जो रोग रहता है ना उससे लड़ने का काम करता है। इसलिए विटामिन को क्या बोला जाता है? विटामिन को बोला जाता है रक्षात्मक पदार्थ, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखना। और कार्बोहाइड्रेट, चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर निर्माण करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। तो सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो ये माइकोप्लाज्मा होता है। अगर पूछ देगा कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है ना। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था माइकोप्लाज्मा। तो आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा तो ये पूछ सकता है, जैसे सजीव जगत का सबसे बड़ा मतलब कोशिका क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है ना। ये 1 kg से अधिक होता है, ये 1.6 kg के आसपास में होता है और ये मतलब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, हृदय, गला और फेफड़ा। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जैसे ये ऐसा प्रश्न है ना, बहुत पहले से इंडियन आर्मी के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है? पीसीआर, आरटी-पीसीआर और आरएफ-पीसीआर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आरटी-पीसीआर हो जाएगा। आरटी-पीसीआर इज राइट आंसर। जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे जैसे कोविड-19 वाला जो मतलब सुई लगता है, जो जांच किया जाता है ना, तो वहां पर जैसे रूम रहता है वहीं पर लिख देते हैं सब आरटी-पीसीआर जांच, वहां पर लिखे रहते हैं सब, ठीक है ना। तो कोविड-19 में कौन सी जांच की जाती है? तो आरटी-पीसीआर जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में उपकरण किस क्रम में रहते हैं? घरों में जैसे जो लाइट रहता है किस क्रम में रहते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, सभी। इसका राइट आंसर समांतर क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम इज राइट आंसर। घरों में उपकरण किस क्रम में जुड़े रहते हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इस बार जैसे श्रेणी क्रम से बारे में प्रश्न बना था तो इसलिए मैं यहाँ पर रखा हूँ कि मतलब समांतर क्रम वाला प्रश्न रखा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो स्टॉप करके आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज राइट आंसर। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है ना, याद रखना, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रात्रि में तारों का टिमटिमाना कारण है, मतलब क्या कारण
कारण है? परावर्तन है या अपवर्तन है या विवर्तन है या प्रकीर्णन है? तो इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन इज राइट आंसर। रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या कारण है? तो अपवर्तन का कारण है, ठीक है ना। रात्रि में तारों का टिमटिमाना क्या कारण है? अपवर्तन कारण है। दिमाग में बैठा लेना, हमेशा हमेशा के लिए बैठा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और अनंत। इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। अनंत इज राइट आंसर। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है तो ये अनंत पर होता है। अनंत इज राइट आंसर। समतल दर्पण का फोकस दूरी कहां पर होता है? तो ये अनंत होता है, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लेना, दर्पण से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहां से एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नर का मुख्य जनन अंग है। नर का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? वृषण, शीर्ष और शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा। वृषण इज राइट आंसर। इसको आप लोग लिख लेना, नर का मुख्य जनन अंग है तो ये वृषण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और लास्ट प्रश्न है कि किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? ये प्रश्न अभी आप लोगों को थोड़ा आटपटा टाइप दिख रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा प्रश्न तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूं। देखो, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे ना, उनको इन सब प्रश्नों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा, और जो लोग बायोलॉजी पढ़े ही नहीं होंगे ना, उन्हीं लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कहां से आ गया है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है ना, तो सेम इसी टाइप का पेपर में प्रश्न पूछा गया था। खुद जब मैं पेपर देने बैठा, मेरा तो एकदम हालत खराब हो गया था। मैं सोचा था यार पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा मतलब सोच में पड़ गया था। तो मतलब अपना क्वेश्चन सही हुआ था क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाया था, तो इसलिए भाई पेपर निकल गया, ठीक है ना। आप लोगों का भी निकलेगा, बस ईमानदारी पूर्वक से लिखते रहना और याद करते रहना। किस जनन में युग्मकों का निर्माण होता है? लैंगिक जनन में, ठीक है ना। लैंगिक इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। अगर 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही हुआ है ना, तो भाई आपका तैयारी बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखो। बहुत जल्द भर्ती आने वाला है और जैसे ही भर्ती आएगा ना, तो आप लोग को ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं यहाँ पर आप जो कुछ भी आप लोगों को बताता हूँ, इसको बनाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं, और बहुत सर्च मार मार के, बहुत खोज कर ये सारा पीडीएफ बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 600-700 ऐसा प्रश्न है जो इस बार पेपर हुआ था 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में, तो वो पूरा ओरिजिनल प्रश्न मैं रखा हूँ। टीसीएस कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर करा रही है, आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये जो टीसीएस कंपनी है ना, जैसे कोई भी पेपर कराती है तो जो प्रश्न पूछती है, इस बार पेपर में प्रश्न पूछती है ना, तो अगले बार भी उसी टाइप का प्रश्न पूछेगी। इस बार विटामिन ए के बारे में पूछेगी तो अगले बार विटामिन बी के बारे में पूछेगी, लेकिन विटामिन के ही बारे में पूछेगी, ठीक है ना। इसलिए उसी हिसाब से मैं आप लोगों का प्रश्न करा रहा हूं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। शाम को 7 बजे विशु सर का मैथ का क्लास आएगा, तो उसको करना आप लोग नहीं भूलना, ठीक है ना। जय हिंद।